तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज एनवायरमेंटल लॉज। ठीक है, इस एनवायरमेंटल लॉज के अंदर में हम लोग को 4-5 बेसिक कानून के बारे में पढ़ना है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान सा चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में नहीं आता है, बहुत सिंपल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा इससे। क्लास का टाइमिंग 1.5 घंटा हम लोग डिसाइड करके रखे हैं, बट आई बिलीव कि 1 घंटे के अंदर में क्लास आज का ओवर हो जाना चाहिए। अब एनवायरमेंटल लॉज के अंदर में बेसिकली क्या हो सकता है, देखो मान लो कि एक बहुत क्राउडेड एरिया है, ठीक है, वी हैव अ वेरी क्राउडेड एरिया, लाखों लोग रहते हैं वहां पे, ठीक है, हजारों लोगों का घर है, लाखों लोग रहते हैं, और उन्हीं सबके बीच में एकदम बीच में क्या बना दिया, एक फैक्ट्री बना दिया। अब फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री से बहुत धुआं निकलता है, और धुआं भी कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे बहुत जहरीला गैस निकलता है। अब ये धुआं अगर लोगों के घर तक पहुंचेगा तो लोग बीमार पड़ेंगे, ठीक है, बहुत लोगों का डेथ हो जाएगा, बहुत लोग मरेंगे इससे। तो सरकार बोलती है कि भाई आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि आसपास के लोगों को तकलीफ हो। हम आपको ये थोड़ी बोलते हैं कि आप फैक्ट्री मत लगाओ, लगाओ कहीं दूर जाके लगाओ, जहां पे लोग नहीं रहते वहां लगाओ। बात समझ में आ रहा है? मैं आपको ये नहीं बोलता कि फैक्ट्री मत लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, जरूर लगाओ, बट ऐसी जगह पे लगाओ जहां पे कि लोग ना रहते हो, या फिर लगाना है तो बहुत ऊंचा करके लगाओ। आपका पाइप जो है वो उतना लंबा बनाओ कि धुआं ऊपर रहे, वो नीचे लोगों तक ना पहुंचे। तो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस यू हैव टू फॉलो फॉर द सेफ्टी ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर द सेफ्टी ऑफ योर नेबरहुड। आपको कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए। अगेन, वाटर पोल्यूशन, मान लो कि गंगा नदी के किनारे आपका एक फैक्ट्री बनाया हुआ है, और आप क्या करते हो, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में गंदा पानी उस गंगा नदी में बहा देते हो। तो इससे क्या हो रहा है, पीने का पानी पोल्यूटेड हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बोल रही है, आप अपने घर के बाहर एक छोटा सा नाला है, नाले के अंदर में नहीं फेंक सकते, ऐसा नहीं बोल रहे। आप ऐसा कोई पानी को पोल्यूट कर रहे हो जो कि हजारों लाखों लोगों के काम आता है, ठीक है, तो ऐसा वाटर बॉडीज को आप पोल्यूट मत करो। अभी आपका कहना है सर मेरा जो इंडस्ट्री है, मेरा जो फैक्ट्री है, देखो वहां से कचरा तो निकलेगा ही, आप मेरे को बता दो कहाँ फेंकना है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम फेंको, गंगा नदी में ही फेंको, बट एक लिमिट होना चाहिए, हर एक चीज का एक लिमिट होना चाहिए। बहुत ज्यादा कचरा नहीं फैला सकते हो। इतना बात समझ में आ रहा है? क्या हम लोग पोल्यूशन फैला ही नहीं सकते, या फिर पोल्यूशन फैला सकते हैं बट एक लिमिट के अंदर फैला सकते हैं? क्या होगा, क्या करेक्ट लग रहा है? पोल्यूशन हर कोई फैलाता है। देखो जिन लोग अपने 4 व्हीलर में चल रहे हैं, 2 व्हीलर में चल रहे हैं, पोल्यूशन वो लोग भी फैला रहे हैं, है ना, धुआं तो उनकी गाड़ी से भी निकल रहा है। बट गवर्नमेंट ने एक लिमिट फिक्स किया है कि चलो ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखना बहुत पुराना, जब कोई बस हो जाता है, ऑटो बहुत पुराना हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। क्यों? उससे बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, वो लिमिट के बाहर जा रहा है, ठीक है, लिमिट के बाहर जा रहा है, तो वो अलाउड नहीं होता। तो पोल्यूशन नहीं फैला सकते ऐसा नहीं है, एक लिमिट के अंदर रह के आप पोल्यूशन फैला सकते हो, उसके ऊपर नहीं फैला सकते, ठीक है। अब सर दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो ये देखे कि आप कितना पोल्यूशन फैला रहे हो? अगर आपने कोई कानून तोड़ा, आपने औकात से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा अगर पोल्यूशन फैलाया, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? तो हाँ सर, एक्शन लिया जाना चाहिए। तो कौन ये चीज देखेगा कि भाई आप लिमिट के अंदर पोल्यूशन फैला रहे हैं कि लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं? हु विल से दिस? सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों पता है क्या बनाएंगे? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे लोग? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएंगे। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, यही देखेगा कि आप पोल्यूशन लिमिट के अंदर रख के फैलाते हो कि लिमिट से ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हो। एक दिन क्या हुआ, एक रैली हुआ, ठीक है, रैली में मोदी जी है, मोदी जी खड़ा होकर क्या बोल रहे हैं कि बेटा ये मेरे 130 करोड़ भारतवासियों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज पोल्यूशन मत फैलाइएगा, ठीक है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो पोल्यूशन मत फैलाना। तो लोगों का क्या है, अरे बोलता है, बोलने तो क्या है, अपने को क्या, अपने को पोल्यूशन फैलाएंगे। मतलब कि अगर पोल्यूशन फैला भी दोगे तो कुछ होना तो है नहीं, कौन सा तुम जेल में चले जाओगे, कौन सा तुमको फाइन भरना पड़ेगा, लोगों के मन में डर नहीं है। इसीलिए फिर सरकार ने क्या बनाया, कानून बनाया। होता नहीं, लोग ऐसे नहीं मानेंगे, लोगों को डराना पड़ेगा। तो क्या बनाया, बहुत सारा कानून बनाया, जैसे वाटर एक्ट बनाया, एयर पोल्यूशन एक्ट बनाया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, बहुत सारा कानून बना दिया कि बेटा ये देखो कानून में लिख दिया मैंने कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा काम किया तो पेनल्टी लगेगा। अब हम लोग को मालूम है बहुत सारे लोग हैं जिनको इस देश के कानून पे भी विश्वास नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस देश के कानून पे भी विश्वास नहीं। वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो भैया संविधान के हिसाब से चलते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं।
आप मोदी जी ने क्या कानून बनाया मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। आई हेट मोदी जी, आई हेट दोस लॉज। हम किसके हिसाब से चलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, हम लोग संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो इधर विक्रम अग्रवाल खड़ा था कोने में, बोले बेटा इधर सुन, चल तेरे को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करे, वो एनवायरमेंट में पोल्यूशन ना फैलाए। ये हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सारा तुमको राइट्स दिया हुआ है, कभी जाके पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारे कुछ ड्यूटीज भी लिखा हुआ है? ये कानून नहीं बोलता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। फिर वो इंसान आर्ग्यूमेंट में उतरा है, क्या सारा का सारा ड्यूटी का मेरा ही है क्या, हम ही खाली पोल्यूशन को बचाएंगे क्या, सरकार कुछ नहीं करेगा? बोलता हाँ सरकार भी करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के लिए भी लिखा हुआ है कि ये इंसानों का भी ड्यूटी है और सरकार का भी ड्यूटी है, हर किसी का ड्यूटी है। इतना बात समझ में आया? तो हम इसका समरी देंगे इसके बाद। अभी तक जितना भी बात किया हम लोग 8 मिनट 9 मिनट के अंदर में जो भी बात किए है उसका एक समरी देंगे हम लोग। Environmental laws basically prescribe the limits within which pollution is acceptable or allowed, beyond which pollution cannot be accepted. अच्छा, अब ये पोल्यूशन के बारे में इंडिया में कहाँ लिखा हुआ है? लीगल तौर पे बात करें तो कहाँ लिखा हुआ है? सर देखिए, लीगल तौर पे बात कर रहे हैं ना तो पार्लियामेंट में बहुत सारे कानून बने हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। सर कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में लिखा हुआ है? सिटीजन्स के बारे में भी लिखा हुआ है और गवर्नमेंट के बारे में भी लिखा हुआ है। इंडिया में बहुत सारे कानून बने हुए हैं और बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें सिटीजन्स के लिए और कुछ बातें गवर्नमेंट के लिए भी है। इतना समझ में आ रहा है? तो हम लोग फिर स्टडी मटेरियल के अंदर मूव करेंगे। अगर इतना समझ में आएगा तो स्टडी मटेरियल के अंदर मूव करेंगे। कंप्लायंसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉज। तुम लोगों से पूछा जा सकता है लीगल फ्रेमवर्क बताओ। ठीक है, तो कहाँ है लीगल फ्रेमवर्क? देखो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर में है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया हैज एन एलॉबरेट लीगल फ्रेमवर्क विद अ नंबर ऑफ लॉज रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बहुत सारा लॉज है एंड अलोंग विद लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो डायरेक्ट्स फ्यू डायरेक्टिव्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। देखो हो गया ना कि कुछ स्पेसिफिक लॉज है एंड अलोंग विद लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स सर्टेन डायरेक्शंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब क्या बोलता है देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 51 ए जी। ठीक है, ये क्या बोलता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, कि हर एक सिटीजन का ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ। हर किसी के लिए तुमको प्यार होना चाहिए एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, कि जानवर के लिए तुमको प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ते से चल के जा रहे कोई कुत्ता दिखा तो एक लात मार के चले गए। ठीक है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि तुमको ऐसा काम करना पड़ेगा। इट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन कि हम लोग एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 48 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए। इट स्टेट्स द गवर्नमेंट शैल मेक एंडिएवर, कोशिश करेगा, फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे लॉज का नाम लिखा हुआ है, इसको बस ऐसा ना काट देने का है। इंडिया में कितना सारा लॉज है, देखो तुम लोग का दिमाग चकरा जाएगा। कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा ऐसा लॉ है, कितना सारा लॉज है इंडिया में। ये याद रखना अपने को, दिस वी नीड टू लर्न। एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया में कौन कौन सा कानून है, इंपॉर्टेंट कानून है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग। द इंपॉर्टेंट नेशनल लॉज इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला क्या है? वाटर पैकऑफ एक्ट। ये क्या सर बोल दिए अचानक से पैकऑफ? देखो
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, इसको पूरा याद रखना है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पैकॉप, वाटर पैकॉप एक्ट 1974। फिर अपने सामने क्या है, वाटर पैकॉप सेस एक्ट 1977। फिर क्या, एयर पैकॉप एक्ट 1981। फिर ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर पीएलआई पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी। फिर एक अपने पास और एक कानून का नाम है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2008। ठीक है, दिस इज, आई विल से कि इसको छोड़ दो, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, इतना भी कर लोगे तो काफी है। ठीक है ना, वाटर पैकअप सेस, एयर पैकअप, ईपीए, पीएलआई, बायोडाइवर्सिटी, एनजीटी। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझते हैं कि वाटर पैकअप एक्चुअली क्या है। वी आर सेइंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन का मतलब क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब कि हम लोग पोल्यूशन होने ही नहीं देंगे, और फिर क्या, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। और अगर ऐसा है कि भैया ऑलरेडी कोई चीज खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मतलब लिमिट में रखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वाटर पैकअप एक्ट, कि हम लोग पोल्यूशन होने ही नहीं देंगे, और अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसको हम लोग लिमिट में रखेंगे। सी, वाटर पैकअप एक्ट हैज बीन इनैक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। और क्या करेंगे, मेंटेन द होलसमनेस ऑफ वाटर। अब होलसमनेस का मतलब क्या हुआ, प्योरिटी, कि पानी को हम लोग प्योर रखेंगे, और अगर पानी ऑलरेडी गंदा हो चुका है तो क्या करेंगे, रिस्टोर द होलसमनेस, मतलब कि वापस से उसको ठीक करेंगे, प्योर बनाएंगे, जो प्योर नहीं है इम्प्योर को प्योर बनाएंगे। तो क्या बोलते हैं, वाटर पैकअप क्यों आया, फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एंड पानी का प्योरिटी को बनाए रखेंगे, या फिर अगर बिगड़ चुका है तो उसको सुधारेंगे। अब क्या बोलता है कि एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स। बोर्ड्स मतलब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये लोग ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते, वो देखने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स। क्यों बनाएंगे बोर्ड्स, टू कैरी आउट द अफोरसेड पर्पसेस। वो जो ऊपर में लिखा हुआ है, ये सारा काम करने के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, बोर्ड बनाएंगे। अब वाटर एक्ट क्या करता है, प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स मतलब डज नॉट अलाउ। वाटर एक्ट में क्या अलाउड नहीं है, डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज। हम क्या बोल रहे हैं कि आपके घर के बाहर में एक नाला है, नाले के अंदर में फेंकने से मन नहीं कर रहा है, आप कहाँ मत फेंको, वाटर बॉडीज में मत फेंको। आपके घर में मट्टी का घड़ा है, इसमें कुछ पानी है, अब इसके अंदर आप उसको फेंकना है तो फेंकते रहो ना, ये तो आप पियोगे आप मरोगे। लेकिन एक नदी बह के जा रहा है, उस नदी में मत फेंको भाई, इस नदी का पानी हजारों लोग यूज करते हैं। तो पोल्यूटेंट्स मतलब गंदा करने वाला सामान आप कहाँ मत फेंको, वाटर बॉडीज में मत फेंको। अब इंडस्ट्री वाला बोलता है कि सर ये तो मेरा मजबूरी है, मेरे को तो कुछ ना कुछ फेंकना ही पड़ेगा, तो बोलता मत फेंको बियॉन्ड अ गिवन स्टैंडर्ड। एक लिमिट बता रहे हैं, उसके ज्यादा मत करना। एंड लेज डाउन द पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। और अगर तुमने
मेरा बात नहीं माना तो क्या लगेगा, पेनल्टी लग जाएगा। एट द सेंट्रल लेवल वाटर एक्ट में बनाया गया है सीपीसीबी। सीपीसीबी मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और स्टेट लेवल पे क्या बनाया गया, एसपीसीबी मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब क्या बोल रहे देखो, फॉर द वाटर पैकऑफ सेस एक्ट वाज इनैक्टेड फॉर लीवाई एंड कलेक्शन ऑफ अ सेस on water consumed by persons operating and carrying on certain types of industrial activities। हम लोग अपने घर में पानी यूज करते हैं तो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा फैक्ट्रीज है, कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज है बहुत ज्यादा पानी यूज करता है, तो उनके लिए हम लोग क्या बोले कि भाई तुमको तो इतना ज्यादा पानी यूज करना पड़ता है और तुम बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी फैलाते हो, तो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स क्यों हम लोग कलेक्ट करते हैं? दिस सेस इज कलेक्टेड विद अ व्यू टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। मतलब कि this tax is nothing but it is a source of income for CPCB and SPCB। ठीक है भाई, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर सरकार के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो काम करते हैं, उनको सैलरी देना पड़ता है, वो सब कहाँ से आएगा? आप ही के पैसे से आएगा। तो वाटर पैकऑफ एक्ट समझ में आया क्यों बनाया गया था, वाटर पैकऑफ एक्ट of prevention and control of water pollution। दूसरा, to maintain the wholesomeness or to restore the wholesomeness। प्लस ये बोला कि I will not allow you to discharge pollutants into water bodies। water bodies में pollutants मत फेंकना beyond a given standard। प्लस इस कानून ने बोला कि हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएंगे, वही लोग देखेंगे कि आप ये सारा काम करते हो कि नहीं करते हो। एक सेंट्रल लेवल पे बनाएंगे और हर एक स्टेट लेवल पे भी अलग अलग बना देंगे। फिर बोलते हैं कि हम लोगों ने वाटर पैकऑफ सेस एक्ट बनाया। सेस इज अ टैक्स। ये टैक्स किन से कलेक्ट करेंगे? पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज से कलेक्ट करेंगे, जो लोग बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, उनसे कलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज सर यहीं से तो क्या होगा, पैसा आएगा, रिसोर्सेज आएगा किसके पास? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, जिस पैसे से वो क्या करेगा, अपना काम चलाएगा, अपना काम करेगा। अब इस कानून के अंदर में बहुत सारा चीज और लिखा हुआ है, देखो। इट नेसेसिटेट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और ये आपका फैक्ट्री है, और ये पीछे से मान लो नदी है, या फिर नदी के पास में क्या है, मान लो एक कुआं है। आप लोग इस कुएं से पानी निकालते हो या फिर इस नदी से पानी लेके आते हो, और इस पानी निकालते हुए इस कुएं को गंदा कर दिया, नदी को गंदा कर दिया। अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आया फैक्ट्री में और आपसे बहुत सारा क्या मांग रहा है, इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। Then it is your duty to provide such information to the pollution control board. Provide access to the SPCB for taking sample। बोलता है कि फैक्ट्री का जो पीछे दरवाजा है खोलो, जाके नदी में से क्या लेना है, सैंपल लेना है, ये कुएं का पानी लेना है, मेरे को सैंपल में देखना है कि गंदा है कि नहीं है। तो आप उनको रोक नहीं सकते, यू हैव टू प्रोवाइड देम एक्सेस। फिर क्या बोलते हैं, अलाउ एंट्री टू द SPCB टू ascertain that the provisions are being complied with। वो आपके फैक्ट्री में एंटर करना चाहता है तो उसको एंट्री भी लेने के लिए दोगे, ठीक है। वो देखना चाहता है कि आप कानून को फॉलो करते क्यों नहीं करते। यहाँ पे 3 चीज लिखा, देखो। इंफॉर्मेशन, एंट्री एंड एक्सेस। कि एसपीसीबी आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इन्फॉर्मेशन देना। भैया एसपीसीबी आपके जगह पे, आपके प्रेमाइसेस पे एंटर करना चाहता है, उसको एंटर करने के लिए अलाउ करना, और उसको एक्सेस भी करने के लिए देना, ताकि वो क्या ले सके, सैंपल ले सके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आप ऐसा फैक्ट्री बनाते हो, अगर ये इंसान क्या कर रहा है, ऐसा फैक्ट्री बना रहा है जिससे कि वाटर पोल्यूशन होने का चांसेस है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन अ कंसेंट टू एस्टैब्लिश। मतलब फैक्ट्री बनाने से पहले परमिशन कि सर हम फैक्ट्री बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। चलिए आप फैक्ट्री बनाइए, फैक्ट्री बनाने में आपको साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा। जब आपका 1-2 साल में फैक्ट्री बन गया, अब आपको क्या लेना है, ऑब्टेन अ कंसेंट टू ऑपरेट, कि सर अब फैक्ट्री बन चुका है, काम करे या ना करे। अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ द कंसेंट टू ऑपरेट, ठीक है। तो आपको मान लो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आपको परमिशन दिया था कि जाओ काम करो।
जैसे वो 1 साल 2 साल खत्म होने को आएगा, आपको क्या करना है, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड। Consent to be deemed as granted automatically and unconditionally after 4 months from the date of application already given। ठीक है, बोलते ये इंसान है और इसने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास क्या किया था, एप्लीकेशन किया था, किस चीज के लिए, कंसेंट टू ऑपरेट के लिए। एप्लीकेशन किया था इन द मंथ ऑफ जनवरी, 1 जनवरी 2019 को एप्लीकेशन किया था। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, यहाँ से 4 महीना काउंट कर लेते हैं हम लोग, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, तो 30 अप्रैल, 4 महीना। इस 4 महीने के अंदर में ड्यूरिंग दिस 4 मंथ्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अगर यस बोल दिया कि हाँ बेटा जाओ कर लो काम, तब तो एप्लीकेशन आपका क्या हो गया, एक्सेप्ट हो ही गया। अगर उसने नो बोल दिया तब आपका एप्लीकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब इस 4 महीने के अंदर उसने यस भी नहीं बोला और नो भी नहीं बोला। अब आप सोच रहे हो घर में, यार क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, उसने तो कुछ बोला नहीं। बोलता अगर 4 महीना हो जाए, 4 महीने तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको कोई जवाब ना दे, तो मान लेना क्या है, यस है। मान लेना कि आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। आपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास एप्लीकेशन किया और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 महीने तक आपको कुछ नहीं बोला, मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिफ्यूजल टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर आप रिफ्यूज करते हो तो बताना पड़ेगा कि क्यों रिफ्यूज हुआ है, रीजंस बताना पड़ेगा। चलिए फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगेन देखो रिपीटेड पॉइंट है, तो इसको कट कर देंगे हम लोग, दिस इज रिपीटेड। अब क्या बोले देखो, एफिक्स वाटर मीटर्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। जैसे हमारे घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है ना, वैसे ही इन सारे इंडस्ट्रीज में क्या लगा होगा, वाटर मीटर्स होगा। अभी अपने को कितना रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है वो उस मीटर पे डिपेंड करता है। तो इसी मीटर पे क्या डिपेंड करेगा कि वो क्या करेगा, कितना टैक्स भरेगा, पे वाटर सेस, ठीक है, आप वाटर सेस दीजिए, टैक्स का पेमेंट करिए। अगर आपने लेट से पेमेंट किया, इन केस ऑफ डिले, तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नॉन पेमेंट, अगर आपने पेमेंट किया ही नहीं तो आपके ऊपर क्या लगेगा, पेनल्टी, फाइन लगेगा। अब बोलता है इंडस्ट्रीज एंटाइटल्ड टू 25% रिबेट इन मीटिंग सर्टेन कंडीशंस। अगर आपने सरकार का कुछ बताया हुआ कंडीशंस को फॉलो किया, तो मान लो कि 1000 रुपया का आपका वाटर सेस था, ठीक है, तो इस 1000 रुपए में आपको 25% क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। यू जस्ट पे 750 रुपीज बस। तो ये वाटर पैकवा पैक्ट हम लोग का खत्म हो चुका है, ये हम लोग को नहीं पढ़ने का जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव एयर पैकवा पैक्ट, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे क्या बोलते हैं देखो, प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। हम लोग क्या प्रिवेंट करना चाहते हैं, एयर पोल्यूशन। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग अबव पर्पसेस। बोर्ड बनाएंगे, क्या बोर्ड बनाएंगे भाई, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, टू काउंटर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूशन। एयर एक्ट क्यों बनाया गया, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब सांस लेने लायक हवा आपके यहाँ पे है या नहीं है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इन चीजों के लिए बनाया गया था एयर एक्ट। अब बोलते हैं एयर एक्ट सीज टू कॉम्बैट, लड़ना चाहता है किसके साथ, एयर पोल्यूशन के साथ। कैसे लड़ेंगे एयर पोल्यूशन के साथ, बाय प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ पोल्यूटिंग फ्यूल्स। आपको क्या अलाउड नहीं है, यूज ऑफ पोल्यूटिंग फ्यूल्स अलाउड नहीं है। मतलब कि धीरे धीरे देखोगे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये सब बंद हो जाएगा। आप क्या करो भैया, गैस भरो, सीएनजी,
उससे करो, उससे पोल्यूशन कम होता है। As well as by regulating appliances that give rise to air pollution. Regulating the appliances. हर वो चीज जिससे पोल्यूशन फैलता है उसको भी हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या बोलते हैं, एयर एक्ट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द पोल्यूशन कंट्रोल टू डिक्लेयर एनी एरिया और एरियाज विद इन द स्टेट एज एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया और एरियाज। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है कि भाई ये कोलकाता जो है, दिस कोलकाता इज अ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। मतलब कि यहाँ ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है, यहाँ पे और पोल्यूशन नहीं फैलाना है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं लगाना है। एस्टैब्लिशिंग और ऑपरेटिंग एनी इंडस्ट्रियल प्लांट इन दी पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज। अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, किसका, एसपीसीबी का। तो जाइए पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लीजिए, वो बोलेगा तो करना, नहीं तो मत करना। दिस इज अ पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। चलो, बहुत सारा बात यहाँ पे भी लिख दिया, फिर से देख लेते एक बार कि एयर पैकऑफ क्यों बना है। एयर पैकऑफ बना है वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, और इसमें भी क्या बोलते हैं कि हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना रहे हैं। फिर ये क्या बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन से लड़ेंगे। वी विल मेंटेन द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वी विल फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन बाय प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ पोल्यूटिंग फ्यूल्स। ऐसा फ्यूल यूज मत करो जिससे कि पोल्यूशन निकलता है। वी विल रेगुलेट द अप्लायंसेस जिससे कि पोल्यूशन निकलता है। हम लोग अपने स्टेट में किसी भी एरिया को पोल्यूशन कंट्रोल एरिया बोल सकते हैं। जिस पोल्यूशन कंट्रोल एरिया के अंदर में आप क्या करोगे, अगर आपको कोई भी फैक्ट्री लगाना है तो आपको पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन लेना होगा। अब कंडीशंस देखो, कंडीशंस एग्जैक्टली वाटर वाला जैसा है, जैसा वाटर में कंडीशंस था वैसे ही कंडीशंस यहाँ पे भी दिया हुआ है। देखो पहले ये 3 पॉइंट देखते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या देंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे एसपीसीबी को, उसको अपने प्रेमाइसेस में एंटर करने के लिए अलाउ करेंगे। वो सैंपल लेना चाहता है तो उसको एक्सेस देंगे कि भैया आइए और सैंपल लेके जाइए। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसेंट टू एस्टैब्लिश भी लेंगे, कंसेंट टू ऑपरेट भी मांगेंगे। कंसेंट टू ऑपरेट जो है उसका रिन्यूअल भी करवाएंगे, और अगर 4 महीने तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो मान लेंगे कि इट इज ग्रांटेड, डीम्ड एज ग्रांटेड। अब टाइम टू टाइम आपको बहुत सारा डायरेक्शंस भी देगा वो कि सुनो ऐसा करना वैसा करना, तो एसपीसीबी का डायरेक्शंस को भी हम लोग फॉलो करेंगे। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो जाके एसपीसीबी को इन्फॉर्मेशन देंगे कि सर हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, गैस लीक हो गया, कुछ भी। फिर हम लोग जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स के ज्यादा नॉट टू डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स, स्टैंडर्ड से ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका इंस्पेक्शन कर सकता है। इंस्पेक्शन करने के पहले आपको एक नोटिस भेजेगा और आपके पास एक ऑब्जेक्शन फाइल करने का भी अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आपका नोटिस गलत है, आप बिना मतलब का बेबुनियाद है, विदाउट एनी रीजन आप मेरा इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, हम लोग ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं विद इन 15 डेज। बस, तो एयर पैकऑफ एक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पीएलआई, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब ये पीएलआई क्या होता है, पब्लिक लायबिलिटी क्या होता है, अच्छे से समझना। ठीक है, मान लो कि ये जिस रूम के अंदर हम बैठे हुए हैं, जिस रूम के अंदर हम बैठे हुए, ठीक है, हम इसका ओनर है, हम इसका मालिक है, और इस रूम के अंदर में ना बहुत सारा गैस रखा हुआ है, डेंजरस गैस रखा हुआ बहुत सारा। अब अगर ये गैस क्या हो, किसी भी रीजन से लीक हो जाए, मान लो कि चूहा दौड़ रहा था, बिल्ली दौड़ रहा था और सिलेंडर नीचे गिरा और वो गैस बाहर निकलने लगा, समझ में आ रहा है, तो क्या हम बाहर जाके लोगों को बोलेंगे कि सर मेरा तो कोई मिस्टेक नहीं, तो सर बिल्ली ने गिरा दिया, सर चूहे ने गिरा दिया, मेरा कोई गलती नहीं सर। भाई इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में तुमने ये जहरीला गैस अपने दुकान में रखा क्यों? तुमको कहीं साइड में कोने में जाकर रखना चाहिए था। अभी गैस लीक हुआ है, इसके चलते लोगों का नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान किसको भरना पड़ेगा? मेरे को भरना पड़ेगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? अब किसी भी तरीके के नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, किसी भी तरीके के नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या इनिशिएटिव लेते हैं, हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। यार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस करा लेते हैं, तबीयत खराब हो गया, इंश्योरेंस करा लेते हैं, घर में आग लगा, इंश्योरेंस करा लेते हैं, समझ में आया? तो अब यहाँ पे भी बोलते हैं कि हम लोग एक इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योरेंस का नाम क्या है? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। वी आर लायबल टुवर्ड्स द पब्लिक, वी आर लायबल टुवर्ड्स द पब्लिक, जिनका कि नुकसान हुआ है, तो उस पब्लिक की लायबिलिटी से बचने के लिए हम क्या करवा सकते हैं?
इंश्योरेंस करवा सकते। जो क्या लिखा है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पीएलआई एक्ट 1991। ये क्या देता है? इट स्टेट्स टू प्रोवाइड फॉर कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस। डैमेजेस किसको हुआ? टू विक्टिम्स ऑफ एन एक्सीडेंट। ठीक है, कंपेंसेशन दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि डैमेज हुआ है। से किसको डैमेज हुआ है? विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट। सर किस नेचर का था एक्सीडेंट? क्या किसी गाड़ी ने आपके किसी लोग को मार दिया? सर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया? नहीं। हैंडलिंग एनी हजार्डस सब्सटेंस, जहरीला, कोई जहरीला सब्सटेंस आप हैंडल नहीं कर पाए। समझ में आया? तो पीएलआई क्या बोलता है कि कंपेंसेशन देंगे। किस चीज के लिए? क्योंकि लोगों को डैमेजेस हुआ है। किसको? विक्टिम्स को। किस चीज की वजह से? एक्सीडेंट। सर क्या एक्सीडेंट? आप प्रॉपरली डेंजरस सब्सटेंसेस को हैंडल नहीं कर पाए ना, उसलिए एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे लोगों को क्या हुआ? डैमेजेस हुआ। चलिए इसके लिए हम आपको क्या देते हैं? कंपेंसेशन देते हैं। ठीक, अब क्या बोलते हैं कि दिस पीएलआई, दिस पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इट विल सेव द ओनर फ्रॉम हेफ्टी पेनल्टीज। ठीक है भाई, अगर अपने जेब से देना पड़े तो 50-60 लाख रुपए देना पड़ जाएगा। अपने जेब से देना पड़े तो 50-60 लाख रुपए देना पड़ जाएगा। ये 50-60 लाख रुपए कौन दे देगा? इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। तो बच गया ना। इट इज डन बाय प्रोवाइडिंग कंपल्सरी इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ, जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ, उन विक्टिम्स को पैसा देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? फर्स्ट टाइम owner is put on the anvil to provide the compensation or relief when death or injury to any person or damage to any property has resulted from an accident of hazardous substance। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि ओनर जो होता है, जो मालिक है, पहली नजर में देखो तो ओनर का ड्यूटी बनता है टू प्रोवाइड फॉर कंपेंसेशन और रिलीफ। जब किसी भी इंसान का क्या हो जाए, डेथ हो जाए या फिर इंजरी हो जाए, ठीक, या फिर किसी का प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे बचने के लिए ओनर को क्या करना चाहिए? एक्चुअली द ओनर शैल बाई वन और मोर इंश्योरेंस पॉलिसीज बिफोर ही शी स्टार्ट्स हैंडलिंग एनी हजार्डस। ये काम करने से पहले आप क्या करो? इंश्योरेंस करवा दो। ठीक, व्हेन एनी एक्सीडेंट कम्स इन नॉलेज ऑफ कलेक्टर, then the collector verifies the occurrence of accident and order for relief as he or she deems fit। जैसे ही आपके एरिया के कलेक्टर को पता चला कि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसका वेरिफिकेशन करेगा और फिर बोल देगा कि आपको क्या करना है, इतना रुपया कॉम्पेंसेशन देना है। जिन भी लोगों को नुकसान पहुंचा है पर पर्सन आपको 2 लाख रुपए करके देना पड़ेगा। अब क्या बोलता है देखो, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर owner shall provide relief in case of death or injury or damage to property। ठीक है, on the principle of no fault, मतलब कि मेरा कोई गलती नहीं है फिर भी मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, ओनर का ड्यूटी है रिलीफ देने का, उसका गलती नहीं है फिर भी ओनर क्या करेगा? ओनर टू ड्रॉ इंश्योरेंस पॉलिसीज मोर देन द पेड अप कैपिटल। ठीक है, जितना तुम्हारा पेड अप कैपिटल है उससे ज्यादा का पॉलिसी लोगे, बट लेस देन 50 करोड़ रुपया। ठीक है, लेस देन 50 करोड़ रुपया। अब पेड अप कैपिटल बोलने का मतलब क्या है? ये तो पार्टनरशिप फर्म था, ये तो सोल प्रोप्राइटर था, ये तो पार्टनरशिप फर्म था, तो फर्म का तो कैपिटल नहीं होता है। बोलता है कि तुम परेशान हो तो देख कैपिटल का मतलब क्या है? पेड अप कैपिटल मींस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स एंड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ इंश्योरेंस। तुम्हारे यहाँ पे जितने भी एसेट्स है और जो स्टॉक है उसको हम तुम्हारा पेड अप कैपिटल बोलते हैं। तो कम से कम कितना रुपया कराना है? मिनिमम कितना कराना है? एसेट्स प्लस स्टॉक का जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू? मार्केट वैल्यू। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 50 करोड़। अब यहाँ पे भी कुछ
सिंपल सिंपल सा बात, रिपीटेड बात लिखा हुआ है। ओनर शैल प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो इंफॉर्मेशन दीजिएगा। ओनर शैल अलाउ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, एंटर करने के लिए अलाउ करेगा, इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करेगा। ओनर टू पे द अमाउंट ऑफ अवार्ड एज स्पेसिफाइड बाय कलेक्टर, कलेक्टर जो भी अवार्ड मतलब पेनल्टी या रिलीफ जो भी वो बोलेगा आपको देना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस कराया हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी देगा, नहीं तो आप दोगे। कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड इन राइटिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको कुछ बोलता है तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा। इन रिलेशन टू प्रोहिबिशन ऑफ हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंस, कि बेटा आज के बाद कभी दोबारा ये जहरीला प्रोडक्ट अपने यहाँ पे मत रखना। प्रोहिबिशन या फिर रेगुलेशन रखोगे तो ऐसे रखना, कंडीशंस बता देंगे। स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एनी अदर सर्विस, कि बेटा तुम अपने वहां पे गैस का सिलेंडर रखते हो ना, जाओ हम वहां का तुम्हारा बिजली पानी सब काट देंगे, अब देखते तुम कैसे करते हो। फिर बोलते हैं ओनर शैल पे एडिशनल अमाउंट्स एज कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंटल रिलीफ फंड, मतलब कि आप पेनल्टी भी भरोगे प्लस इस फंड में भी कुछ पैसा जमा करवाओगे। देखो कितना बहुत सारा बात लिख दिया यहाँ पे। पब्लिक लाइबिलिटी में क्या बोलता है कि ओनर क्या देगा, रिलीफ या फिर कॉम्पेंसेशन देगा, किसको, विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट किससे हुआ, हजार्डस सब्सटेंसेस। अब बोला कि सर कितना देंगे, डिसाइडेड बाय कलेक्टर, ठीक, प्लस एनवायरमेंटल रिलीफ फंड में भी कुछ पैसा डिपॉजिट करवाओगे। ओनर क्या कर सकता है, इन चीजों से बचने के लिए इंश्योरेंस करवा सकता है। कितने का, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स प्लस स्टॉक मैक्सिमम 50 करोड़, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शंस भी फॉलो करना पड़ेगा रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, नहीं तो स्टॉपेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एटसेट्रा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा एक्ट में जाते हैं, उसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वाटर एक्ट पानी के बारे में बात करता था, एयर एक्ट हवा के बारे में बात करता था, अब एनवायरमेंट एक्ट किसके बारे में बात करेगा, ये ओवरऑल एनवायरमेंट के बारे में बात करेगा इंक्लूडिंग वाटर एंड एयर। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ये पूरे एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट के लिए है। सबसे पहले तो एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर एयर एंड लैंड। क्या बोलते हैं, देखो एनवायरमेंट में पानी भी आ गया, हवा भी आ गया और जमीन भी आ गया, एज वेल एज इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन वाटर एयर एंड लैंड, और इनके बीच में जो रिश्ता है वो भी आ गया, बादल बिजली सब आ गया। एंड ह्यूमन बींग्स वो भी इसी एनवायरमेंट का एक हिस्सा है। अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रॉपर्टी, हर एक चीज किसका हिस्सा है, एनवायरमेंट का हिस्सा है। तो अब बोलते हैं कि आपको एनवायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक। तो ये कानून किसके लिए है, ये पूरे एनवायरमेंट के लिए, पूरे एटमॉस्फेयर के लिए है। इसीलिए क्या बोलता है, इट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, इट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, मतलब एक छत के नीचे सब कुछ समाया हुआ है, ठीक है, इट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। तो
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट. इट इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है, which provides for a framework for coordination of central and state authorities. ठीक, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, जो एयर एक्ट में और वाटर एक्ट में जो अथॉरिटीज है, मतलब जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके थ्रू ही अपना काम करवाता है. इसके लिए अलग से बोर्ड नहीं बनाया गया. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अलग से बोर्ड नहीं बनाया गया. ये अपना काम किसके थ्रू करवाएगा? वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल बोर्ड से, एयर पोल्यूशन के कंट्रोल बोर्ड से, उनसे ही काम करवाएगा. Under the Environment Act, central government is empowered to take measures necessary to protect and improve the quality of environment. क्या बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स उठा सकता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप्स उठा सकता है. कैसे उठाएगा? सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूशन. स्टैंडर्ड्स बताएगा, यानी लिमिट्स, कि इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना, इससे ज्यादा एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए. रेगुलेटिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि आप अपना इंडस्ट्री कहाँ पे बैठाओगे. कलकत्ता जैसे, रांची जैसे, मुंबई जैसे क्राउडेड एरिया में नहीं बैठाओगे. मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, आपके यहाँ पे जो कचरा है वो बहुत ही डेंजरस है. वो कचरा अगर आप बाहर नॉर्मली फेंक दोगे, कोई गाय खा लेगी, कोई बकरी खा लेगी, तो वो मर जाएगा. तो आपको ये हजार्डस वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, कहाँ पे आपको इसको जाके खत्म करना है. प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर, आप कचरा बाहर फेंकोगे, उसके ऊपर मक्खी बैठेंगे, मच्छर बैठेंगे, वो काटेंगे, लोगों को डेंगू होगा, मलेरिया होगा. तो वही बोल रहे हैं कि सरकार बहुत सारा स्टेप्स ले सकता है, जैसे सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर. ये सारा सरकार कर सकता है. अब बोलता है कि इन केस ऑफ एनी नॉन कंप्लायंस और कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट, अगर आपने फॉलो नहीं किया एनवायरमेंट एक्ट को, द वायलेटर विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, कितना, अप टू 5 years, और विद फाइन अप टू ₹1 लाख, और विद बोथ. जो भी वायलेटर है उसको क्या होगा पता, 5 साल तक का जेल हो सकता है, लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है. इन केस ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ सच वायलेशन, देन एडिशनल फाइन ₹5,000 पर डे. 1 जनवरी को बुला देंगे, बेटा एकदम रोक दो, 2 जनवरी को भी कर रहे हो, 3rd को भी कर रहे हो, तो पर डे 5,000 रुपए फाइन लेते रहेंगे. फर्दर, if the violation continues beyond a period of 1 year, 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक आप माने नहीं, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years. तो 5 साल की जगह ना 7 साल तक का जेल होगा. चलो क्या बोला देखो. इसके अंदर में किस चीज का बात किया हुआ है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बीइंग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये वो सब कुछ इसमें कवर्ड हो गया. और क्या बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? आपको बहुत सारा डायरेक्शन इशू कर सकता है, जैसे सेटिंग स्टैंडर्ड्स, कितना पोल्यूशन फैला सकते हो. दूसरा, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बता सकता है, कहां पे कर सकते हो. तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट. चौथा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी. बात नहीं माना अगर तो 5 साल या 1 लाख या बोथ.
पर डे 5000 का फाइन, और 1 साल हो गया है गंदा काम करते हुए, तो 7 साल तक का जेल। अब यहाँ पे भी बहुत सारा बात लिखा हुआ है, फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो तो बता देना, अलाउ एंट्री एंड इंस्पेक्शन, अलाउ सैंपल्स टू बी टेकन, प्रिवेंट डिस्चार्ज इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से ज्यादा डिस्चार्ज मत करना, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शंस दे सकता है, उसको फॉलो करने से स्टॉपेज ऑफ सप्लाई, पानी बंद कर देगा, वो आपको बोलेगा कि काम मत करो, प्रोहिबिशन ऑफ एन इंडस्ट्री, पीएलआई में बोलता था कि हजार्डस सब्सटेंस मत फैलाओ, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री को ही बंद करवा देगा। अब 2-3 पॉइंट और लिखा हुआ है कि आपको हर साल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, जैसे हम लोग बैलेंस शीट जमा करते हैं उसी के पास, वैसे आपको क्या जमा करना है, एक एनवायरमेंटल स्टेटमेंट जमा करना है। एनुअल रिटर्न टाइप का है, मान लो कि आपको हर साल एक एनवायरमेंटल स्टेटमेंट जमा करना है एवरी ईयर। और जैसे हम लोग कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट ऐसे लेते थे, वैसे आपको क्या लेना है, ऑब्टेन एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। किससे? MOEF। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, ठीक है, आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा। इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अब ग्रीन ट्राइब्यूनल बोलने का मतलब क्या है? ट्राइब्यूनल क्या हो गया? इट इज अ क्वासी कोर्ट, कोर्ट के जैसा है। और ग्रीन बोलने का मतलब क्या हो गया? इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, तो इट इज अ टाइप ऑफ एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये ट्राइब्यूनल क्यों बनाया गया होगा? नॉर्मल कोर्ट में अगर केस चला जाए, अगर कोई केस नॉर्मल कोर्ट में चला जाए तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख केस चलता रहेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल केस चलता रहेगा। इसीलिए सरकार ने क्या किया भाई, एक अलग से क्या बना देते हैं हम, एक ट्राइब्यूनल बना दिया, एक अलग से कोर्ट के टाइप का एक बना दिया कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू होगा तो यहाँ जाएगा। सर एक सेकेंड, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू यहाँ नहीं जाएगा, ध्यान से, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू यहाँ नहीं जाएगा। सरकार ने 7, कितना बोलो, ये 8 हो गया ना, तो एक कम करते चलो 7, देयर आर 7 एक्ट्स, 7 तरीके का कानून है जिसका वायोलेशन अगर आप करते हो तो कहां जाएगा? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जाएगा। आई रिपीट, नॉर्मल किसी कोर्ट में मैटर जाएगा तो बहुत टाइम लगता है, इसीलिए सरकार ने क्या बनाया? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। क्यों बनाया होगा? ताकि यहाँ पे मैटर में क्या हो सके, स्पीडी डिस्पोजल हो सके, स्पीडी, बहुत फटाफट से, जल्दी जल्दी यहाँ पे आपका काम होगा, इसीलिए क्या बनाया? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया। फिर क्या बोला? सर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा ना तो चले जाइएगा एनजीटी के पास। तो बेटा एक सेकंड, कोई भी इशू नहीं, देयर आर हाउ मेनी? 7, देयर आर 7 एक्ट्स। ये 7 कानून के लिए आप कहां जाओगे? एनजीटी के पास जाओगे। बात जा रहा है, बुद्धि में कुछ भी जा रहा है। फिर एनजीटी आपके ऊपर क्या करेगा? पेनल्टी वगैरह लगा सकता है, आपका मिस्टेक्स है तो आपके ऊपर में फाइन वगैरह लगा सकता है। यहां पे क्या लिखा देखो, एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल। इस एनजीटी एक्ट 2010 में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग एक ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश करेंगे। क्यों करेंगे? फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। एक्सपेडिशियस डिस्पोजल मतलब स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस and giving relief and compensation for damages to persons and property। और हम लोग compensation भी बोलेंगे कि भैया जिसको नुकसान हुआ पैसा दीजिए। तो ये क्या बोलता है देखो, वही चीज नीचे रिपीटेड है पॉइंट्स फॉर्म में। इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, एनफोर्सिंग ऑल लीगल राइट्स, प्रोवाइडिंग compensation,
अब यहाँ पे बोला ऑल द प्रीवियस पेंडिंग केसेस विल आल्सो बी हर्ड बाय द ट्राइब्यूनल। अगर कोई केस किसी कोर्ट वगैरह में चल रहा था तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, ट्राइब्यूनल के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब बोलता है कि एनजीटी के पास क्या पावर है, एनजीटी के पास पावर है टू हियर ऑल सिविल मैटर्स, सारे सिविल मैटर्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, बट इन द फॉलोइंग 7 केसेस। कौन कौन सा केसेस है देखो, वाटर पैक ऑफ सेस, एयर पैक ऑफ, ईपीए, पीएलआई, इसके अलावा 2 और लिखा हुआ है एफसीए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 7 कानून के अंदर फॉल करेगा तो यहाँ जाएंगे। फिर बोलता है एनजीटी हैज बीन गिवन द पावर टू रेगुलेट द प्रोसीजर बाय इटसेल्फ, इट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर नहीं फॉलो करेगा, बट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सुनवाई का मौका जरूर देंगे। अब यहाँ पे बोलता है 2 चीज, एनजीटी शैल apply the principles of sustainable development and the principle that the one who pollutes shall pay। sustainable development मतलब कि दुनिया सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हर किसी का है, तो तुम सारा रिसोर्सेस को बर्बाद करोगे तो कैसे चलेगा, सबके लिए रिसोर्सेस होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और वन हु पोल्यूट्स शैल पे मतलब पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ठीक, जिसने पोल्यूशन फैलाया है उसको नुकसान भी भरना पड़ेगा। एनजीटी विल नॉट बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस, ठीक है, एज मेंशन इन एविडेंस एक्ट। आपको एविडेंस एक्ट भी फॉलो नहीं करना है, वो कौन फॉलो करता है, कोर्ट्स फॉलो करता है। एनीथिंग व्हिच इज नॉट कवर्ड अंडर दीज 7 एक्ट्स, एनजीटी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एडमिट द सूट। इन 7 कानून में अगर फॉलो नहीं करता तो एनजीटी के पास आप केस नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ा परेशानी क्या है कि ये नॉर्मल इंसान, अब इस नॉर्मल इंसान को नहीं मालूम है कि कौन सा मैटर एनजीटी के पास जाएगा और कौन सा मैटर वहां पे नहीं जाएगा। द मेजर ड्रॉबैक इज दैट अ पर्सन कैन नॉट अप्रोच द एनजीटी फॉर एवरी इशू। फॉर एग्जांपल, एनजीटी कैन नॉट एडमिट अ सूट फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। क्यों? बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट विद इन जुरिडिक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं, कंजर्वेशन मेरे यहाँ पे देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मेरे अंदर आता है, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन मेरे अंदर नहीं आता है, ठीक। इट इज एम्बिगुअस फॉर अ कॉमन पर्सन टू कॉम्प्रिहेंड व्हेन इट टू अप्रोच एंड व्हेन नॉट टू अप्रोच। मतलब एम्बिगुअस मतलब कि कॉमन पर्सन के दिमाग के ऊपर से चला जाएगा कि भाई हम कब जाएं और कब नहीं जाएं। मेजर बेनिफिट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर एनफोर्सिंग मैकेनिज्म, मतलब कि इसका जो ऑर्डर है आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक। ये जो पनिशमेंट लगाता है, पेनल्टी लगाता है, आपको देना ही पड़ेगा। पनिशमेंट कितना लगाता है मालूम, अप टू 3 इयर्स का जेल, 3 साल तक का जेल हो सकता है। पेनल्टी अप टू 10 करोड़ रुपए का। एंड फॉर फर्म्स, अगर आपको एक बिजनेस है तो बिजनेस वगैरह के ऊपर में 25 करोड़ तक का पेनल्टी हो सकता है, ठीक है। Also, the director manager can be punished if it is found by the tribunal that offence has been committed on the orders or with the consent of such officer of the firm। अगर लगता है कि आपके कोई डायरेक्टर भी मिले हुए थे तो उनके ऊपर भी सेम पेनल्टी लगेगा। Any person who has sustained the injury can file a case in NGT। वो 7 मैटर के लिए जिसके साथ बुरा हुआ है वो यहाँ पे जाके केस फाइल कर सकता है। It can also be filed by a person who is the owner of the property। मेरा प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है तो प्रॉपर्टी खुद तो नहीं जाएगा, जिसको डैमेज हुआ खुद नहीं जाएगा, तो प्रॉपर्टी का मालिक जाएगा। इन केस देयर इज अ डेथ, मर गया तो वो खुद कैसे जाएगा, फिर कौन जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो लोग भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये लोग भी केस फाइल कर सकते हैं। फिर बोलता है प्रोवाइड्स फॉर फास्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस, मैटर्स को जल्दी जल्दी करना। एफर्ट्स विल बी मेड टू डिस्पोज ऑफ द केस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ केस। जिस दिन केस फाइल किया 6 महीने के अंदर मैटर सॉल्व कर लीजिए। पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट विद एनजीटी अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ कंपनसेशन अरोज। मतलब कि गैस लीक हुआ था 2012 में, आप 2020 में केस करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जिस दिन वो गलत काम हुआ उसके 5 साल के अंदर आपको केस कर देना है, नहीं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। If tribunal has sufficient grounds of believing that person has reasonable cause but prevented him from filing a case within the 5 years period, अगर लगता है कि 5 साल के अंदर आप फाइल नहीं कर पाए, इसमें कोई जेन्युइन रीजन है, तो हम आपको और एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। कितना? मैक्सिमम 60 days।
मतलब 5 साल 2 महीना। अब बोलता है कि अ पर्सन कैन आर्ग्यू हिज ओन मैटर। चलो अच्छा बात है, आपको कोई एडवोकेट हायर करने का जरूरत नहीं, आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हो। बस एक ही रिक्वायरमेंट है, जस्ट अ सिंगल रिक्वायरमेंट शुड बी ना फॉर्मल ड्रेस। और बात कैसे करोगे? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी इंग्लिश। अब बोलते हैं पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, आप ट्राइब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन सीक रिव्यू, मतलब कि फिर से दोबारा से एनजीटी को ही बोलोगे कि भैया प्लीज देख लेना, एक बार वापस से देख लीजिए आपका फैसला, अगर आप बदल सकते हैं तो। और अगर वो नहीं सुनता है, एंड इवन इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड, देन ही कैन फाइल एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील कर सकते हैं विदिन 90 days ऑफ द ऑर्डर पास बाय एनजीटी। जिस दिन एनजीटी ने बोला उसके 90 दिन के अंदर जाके हम अपील कर सकते हैं। ये सारा ऊपर जो बात लिखा हुआ है, सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। ये पूरा का पूरा एनजीटी वापस से सुनो, बहुत ध्यान से, प्यार से, 3-4 मिनट के अंदर हम कुछ बोल रहे, तुम लोग को वापस से सुनो अच्छे से। एनजीटी क्यों बनाया गया? सर ताकि पटापट क्या हो सके, केसेस सॉल्व हो सके, फॉर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस। और क्या बोलता है कि आपको अगर कोई लीगल अधिकार मिला हुआ है, आपका अधिकार है कि आपके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, तो आप जाके अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते हैं। कहां पे? एनजीटी में। प्लस एनजीटी को अगर ठीक लगेगा तो वो कॉम्पेंसेशन भी देगा, बोलेगा कि भाई चलो आप इसको कॉम्पेंसेशन दीजिए, यू हैव पोल्यूटेड, नाउ यू पे द कॉम्पेंसेशन टू द पर्सन। एनजीटी ग्रीन ट्राइब्यूनल के आने के पहले जो केसेस कोर्ट में चल रहे थे वो भी ग्रीन ट्राइब्यूनल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। फिर बोलता है कि एनजीटी सिविल मैटर्स देखेगा या क्रिमिनल देखेगा? सर ओनली सिविल मैटर्स। एनजीटी देखेगा सिविल मैटर्स, मगर सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो नहीं करेगा, वो अपना खुद का कोड फॉलो करेगा। नेचुरल जस्टिस उसको फॉलो करना पड़ेगा, सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, बट सिविल प्रोसीजर कोड वो फॉलो नहीं करेगा। बट 7 एक्ट्स, 7 कानून के अंदर में जो सिविल मैटर्स है वो फॉलो करेगा। कौन सा? वाटर पैक ऑफ सेस, एयर पैक ऑफ, ईपीए, पीएलआई, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये 7 कानून के अंदर कुछ होगा तो हम मैटर को देखेंगे। अभी 7 कानून के अंदर अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास मत आना। प्लस और एक बात लिखा कि भाई हम तो कोर्ट नहीं है तो हम एविडेंस एक्ट को भी फॉलो नहीं करेंगे। जनरल पब्लिक के लिए बहुत बड़ा परेशानी है कि कब हम लोग को एनजीटी के पास जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, ये समझ में नहीं आएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ एनजीटी, तो ये लिख के आना है। एनजीटी का फायदा क्या है? यहाँ पे भारी भारी पेनल्टी लगा सकता है। कितना पेनल्टी लगाता है? 3 साल का जेल, 10 करोड़ का पेनल्टी, और अगर आप बिजनेस हो बिजनेस तो 25 करोड़ का पेनल्टी। और बिजनेस का जो डायरेक्टर लोग है अगर उनका गलती है तो उनके ऊपर भी पेनल्टी। नेक्स्ट, केस कौन फाइल कर सकता है? हम खुद कर सकते हैं। मेरा प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, हम उसको मालिक है भाई, हम ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मर गया तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सरकार को लगता है गलत कर रहा है तो सरकार भी कर सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी कर सकता है। क्या वकील हायर करना जरूरी है? बोला नहीं सर, वकील भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है। जाओगे तो बस एक चीज याद रखना कि फॉर्मल ड्रेस में जाना और इंग्लिश में बात करना। सर कितने दिनों के अंदर केस करना होता है? हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर केस करना होता है? 5 साल के अंदर। कितने दिन के अंदर केस करेंगे हम लोग? 5 साल के अंदर। वो फैसला कितने दिन के अंदर सुना देगा? कोशिश करेगा कि 6 महीने के अंदर फैसला आ जाए। सामने वाला जो भी फैसला दिया, आप उसके फैसले से खुश नहीं है, आप उसके फैसले से खुश नहीं है, तो आपके पास क्या उपाय मालूम? 2 उपाय। पहला तो आप खुद उसी को जाके बोलेंगे, विक्रम अग्रवाल ने ना आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाया, आप कुछ नहीं, तो आप मेरे पास ही आए, किसी और के मेरे पास, सर प्लीज सर माफ कर दीजिए सर, देख लीजिए सर, अगर कुछ हो सकता है रिव्यू। और उसके बाद भी कुछ नहीं है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दीजिए। कितने दिनों के अंदर? 90 डेज के अंदर।